ओके, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? तो जैसे देखो, हमारे देश में कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसका मेन काम क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमी की ग्रोथ करना। ठीक है, जैसे हमारे देश में आरबीआई है, ठीक है, वो भी समय समय पे इनिशिएटिव लेता रहता है हमारी इकोनॉमी की जो है ग्रोथ करने में, ठीक है, हमारे बैंकिंग सेक्टर को अच्छा बनाने में। क्लियर है? तो जो आरबीआई वो हमारा नेशनल लेवल पे एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल लेवल हमारे इंडिया के बारे में जो है सोचता है और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचता है। ठीक है, अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऐसी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे बनाई जाती है और वो जो है पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचता है, वर्ल्ड की ग्रोथ के बारे में सोचता है, वर्ल्ड के ट्रेड को बढ़ावा देने की बात करता है। ठीक है, तो सिंपली देखो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर और वर्ल्ड की डेवलपमेंट की बात करता है और जो हमारे वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड किए जाते हैं उनको बढ़ावा देने की बात करता है, ताकि हमारे पूरे वर्ल्ड की यहाँ पर जो है ग्रोथ हो सके। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो मीनिंग, एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज वन दैट इज क्रिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। अभी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसे बनाता कौन है? तो यहाँ पर देखो, हमारे वर्ल्ड के जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं वही आपस में मिलकर ग्रुप बनाकर जो है एग्रीमेंट करके इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को जो है बनाते हैं। क्लियर है? किस लिए बनाते हैं? टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, जो हमारा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बात यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की हो रही है, जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं सबकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है और ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देना है। क्योंकि अगर इकोनॉमी को डेवलप करना है तो ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड होता है, देश अब एक दूसरे के साथ जो ट्रेड करते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, ताकि हर कंट्री की यहाँ पर जो है ग्रोथ हो सके। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको अलग अलग देश आपस में मिलकर ही बनाते हैं, एग्रीमेंट वगैरह करके बनाते हैं। दूसरा, इनका मेन काम क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देना। क्लियर है आपको? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स द ग्लोब बाय एनकरेजिंग डेवलपमेंट। अब ये जो है, यहाँ पर हमने बात की कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देती है। अब ये करते कैसे? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो ये क्या करती हैं? जो हमारे देश वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज हैं उनको टेक्निकल, जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है उसका सपोर्ट देना, ताकि जो हमारी कंट्रीज हैं उस नई टेक्नोलॉजी का यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे और यहाँ पर ग्रोथ कर सके। क्लियर है? और उसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल का क्या? देखो, कोई भी काम करना हो उसके लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पहला हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के हम यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हमें फंड्स भी चाहिए, बिना फंड्स के हम कैसे यहाँ पर काम कर पाएंगे? तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमें टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद सेटलिंग डिस्प्यूट्स। अब डिस्प्यूट क्या होता है? देखो, अलग अलग देश है, ट्रांजेक्शन एक साथ करेंगे तो उनके बीच में डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, जिनकी वजह से ट्रांजेक्शन डिले होगी, ग्लोबल ट्रेड कम होगा। तो यहाँ पर देखो, टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट देने के साथ साथ जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, ताकि हर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ आसानी से यहाँ पर ट्रेड कर पाए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब कौन कौन सी हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेनली अगर बात की जाए तो तीन हमारी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला देखो क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और तीसरा है हमारा यहाँ पर वर्ल्ड बैंक। तो इस लेक्चर में हम जो है इन्हीं तीन ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे काम करती है, कब बनी, ठीक है, उनको हम यहाँ पर करेंगे। क्लियर है आपको? तो यहाँ तक आपको इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपको मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक एक करके हम जो है एक जितनी भी हमारी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उनको यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो पहला देखो हमारा क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, इसको समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसको ले आया क्यों गया था, क्या पर्पस था इसको ले आने का। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारे वर्ल्ड के कंट्रीज थे उनका काफी नुकसान हुआ। देखो, जब भी कोई युद्ध होता है, कोई भी वॉर होता है, तो उससे बहुत नुकसान होता है। ठीक है, जीते कोई भी कंट्री, पर नुकसान दोनों तरफ ही होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर में जो हमारा पूरे वर्ल्ड का वॉर हुआ था सेकेंड, उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज जो है तबाह हो गई थी, उनके पास अब रिसोर्सेस नहीं बचे थे जिससे वो अपनी कंट्री को फिर से रास्ते पे, पटरी पे ला सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड अराइज हुई कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि ये जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी को सही किया जा सके। ठीक है, तो वहीं से यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी
फंड का, ठीक है। तो इसको बनाया क्यों गया था, ताकि जो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमी खराब हुई थी, जो भी कंट्रीज खतरे में थी, उनको यहाँ पर पटरी पे लाया जा सके, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है ये क्या करती है, जो भी यहाँ पर हमारे पुअर कंट्रीज होते हैं जिनको फंड्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत होती है, उनको यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड करती है। फंड प्रोवाइड करने के साथ साथ यहाँ पर जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, जो टेक्निकल असिस्टेंस होता है, वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो हमारी कंट्रीज हैं जिनको यहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, वो अच्छी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज बना पाए, नई टेक्नोलॉजी का यूज करें, ताकि उनकी यहाँ पर ग्रोथ हो। क्लियर है। तो इसको बनाने का मेन पर्पस क्या था, जो हमारी यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर जो अंडर डेवलप हैं, जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, उनको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी, ताकि वो यहाँ पर ग्रोथ कर पाए, ठीक है। अब ये कैसे बनी उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो ये भी हमारे एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको भी यहाँ पर कंट्रीज के ग्रुप ने मिलकर ही बनाया है। तो अभी इस वक्त इसके जो है टोटल 190 जो है यहाँ पर मेंबर्स हैं। अब ये आईएमएफ क्या करता है, ये जो 190 मेंबर्स है ना, उसकी ग्रोथ पे ध्यान देता है, कि ये जो 190 मेंबर्स है हमारे, जिन्होंने आईएमएफ में पार्टिसिपेट किया है, उनकी यहाँ पर ग्रोथ हो, ठीक है। उनको यहाँ पर जब जब फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, जब भी किसी तरह के लोन की जरूरत पड़ती है, कोई टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उनको प्रोवाइड करता है, ताकि वो इसका यूज करके जो है क्राइसिस से निकल पाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया देखो, इंडिया भी हमारा एक मेंबर है किसका, यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो जब हमारा 1990 में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, तो इंडिया को भी इन्होंने जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से इंडिया जो है सरवाइव कर पाया था, सही रास्ते पे जो है आया था, हमारी इकोनॉमी जो है यहाँ पर सही पटरी पे आ सकी थी। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखनी है, कि इसको बहुत सारी कंट्री के ग्रुप ने मिलकर बनाया, और कितनी अभी अभी इस वक्त कितनी है, 190 हमारे यहाँ पर टोटल मेंबर्स है। क्लियर है आपको। अब ये जो हमारी आईएमएफ है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बेसिकली करती क्या है, कैसे ये जो है अपने जो हमारी कंट्रीज है उसकी यहाँ पर ग्रोथ करती है, अपने मेंबर्स की ग्रोथ करती है। तो यहाँ पर देखो, इट अकम्प्लिशेस दिस टास्क, इस काम को करने के लिए वो क्या करते हैं, प्रमोटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट एनकरेज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करती है, ये ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसका यूज करके जो हमारी मेंबर्स कंट्रीज हैं, ठीक है, जो पुअर कंट्रीज हैं, वो उनमें जो है उनके देश में इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, मॉनेटरी कॉर्पोरेशन होता है। मॉनेटरी कॉर्पोरेशन का मतलब कि अलग अलग देश में जो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है, वो यहाँ पर जो है स्टेबल रहे, सब देश आपस में मिलकर जो है यहाँ पर काम करें। क्लियर है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रमोट किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, और मॉनेटरी कॉर्पोरेशन आता है, जिसकी वजह से जो हमारे देश में प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जिससे हमारी इकोनॉमी की जो है यहाँ पर ग्रोथ होती है। क्लियर है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, हमारा यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ आईएमएफ। अब ये हिस्ट्री क्या है इसकी, ये कैसे जो है बनी, कैसे बना, ये सब हम यहाँ पर चीजें देखेंगे। क्लियर है। तो यहां तक आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ये जो हमारी आईएमएफ है, ये फॉर्म हुई थी 1944 में, ठीक है। इसको 1944 में बनाया था, और इसने अपना काम करना स्टार्ट किया था यहाँ पर 27 दिसंबर 1945, यानी कि वो 1944 में ही बन चुकी थी, पर इसने अपनी वर्किंग को परफॉर्म करना शुरू किया कब, 1947 में। तो इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं, और यहाँ पर आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है। जब फॉर्मेशन का पूछा हो कि ये बनी कब, तो आंसर होगा 1944, पर जब पूछा हो कि कब इसने अपना काम करना शुरू किया, एग्जिस्टेंस में, तो वहां पर हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 27 दिसंबर 1945। क्लियर है, ठीक है। तो 1944 में यहाँ पर 45 देशों ने मिलकर एक यहाँ पर सभा बुलाई, ठीक है, एक सभा बुलाई, एक मीटिंग रखी, जिसमें यहाँ पर आईएमएफ को बनाने की यहाँ पर बात रखी गई। क्लियर है आपको। तो कब यहाँ पर 1944 ने 45 देशों ने आपस में मिलकर यहाँ पर ब्रेटन वुड्स न्यूयॉर्क में, जगह का नाम भी आप लोग देख लीजिए, ब्रेटन वुड न्यूयॉर्क में जो है यहाँ पर मीटिंग बिठाई, और उसमें आईएमएफ को बनाने की यहाँ पर बात कही गई थी, ठीक है। अब देखो, इन्होंने मीटिंग बुलाई, उसके बाद जो हमारे 29 कंट्रीज थे, ठीक है, जो 29 कंट्रीज थे, उन्होंने यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट जो है साइन किया। जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है उसी के बेस पर जो हमारा आईएमएफ है ये बना था, ठीक है। तो 45 में से सिर्फ 29 कंट्रीज ने यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट को यहाँ पर साइन किया था। अब ये जो जहां पर ये बनी थी ना, आईएमएफ बनी थी, उस कॉन्फ्रेंस को, मतलब उस मीटिंग को भी यहाँ पर कहा, उस मीटिंग को क्या कहा जाता है यहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल
कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है कि जिस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर हमारा आईएमएफ बना था, जो आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया, तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है हमारा यहाँ पर एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। क्लियर है आपको? तो 29 कंट्रीज ने मिलकर यहाँ पर यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ, जो हमारा आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है, उसको यहाँ पर साइन किया था, जिसके बेस पर हमारा जो आईएमएफ है ये बन के रेडी हो गया था, ठीक है। इसके बाद जो इंडिया है उसने भी 27 दिसंबर 1945 को ही आईएमएफ को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था, उसका यहाँ पर मेंबर बन गया था। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, आईएमएफ के यहाँ पर फंक्शंस क्या होते हैं। वैसे तो हमने मेन फंडा जो है हमने फंक्शन पढ़ ही लिया कि इन्हें जो कंट्रीज है उनकी ग्रोथ करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, उनको स्टेबल रखना है, मॉनेटरी कॉर्पोरेशन बनाना है, ठीक है। उसी के बेस पे इसने अलग अलग ये फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म करता है। सबसे पहले देखो क्या है, सर्विलेंस ओवर मेंबर्स इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर आईएमएफ के मेंबर्स हैं वो जो भी अपने देश की ग्रोथ के लिए यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं उसके ऊपर आईएमएफ जो है ध्यान रखता है, मतलब नजर रखता है। वो जब भी आईएमएफ बना था, ठीक है, जो मेंबर्स यहाँ पर कंट्री ने साइन किया था उसके आईएमएफ के मेंबर बने थे, तो ये कंडीशन रखी गई थी कि जो कंट्रीज हैं जब भी वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगी तो वो आईएमएफ के गोल्स के अकॉर्डिंग हो। क्योंकि आईएमएफ का काम क्या है कि पूरे वर्ल्ड को देखना है उसने, जितने भी उसके कंट्री के मेंबर्स हैं, ठीक है, कंट्री उसके मेंबर्स हैं, उनकी सबकी ग्रोथ देखनी है। तो इन्होंने एक साफ साफ कह दिया था कि जब भी कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे तो वो हमारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे हमने पॉलिसीज बनाई है, जिस चीज को जो हमने गोल्स रखे उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उसके ऑपोजिट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आईएमएफ है वो समय समय पे इकोनॉमिक पॉलिसीज को निगरानी रखता है, और अगर कहीं पे जो पॉलिसीज है उसमें डिफरेंस होता है तो उनको कहा जाता है कि आपको यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और ये जो अथॉरिटी है ना, ये आईएमएफ का पास ये लीगल अथॉरिटी है इसके पास, मतलब कि इसके पास लीगल राइट है कि ये चेक कर सकता है जितने भी यहाँ पर पॉलिसीज वगैरह है उसको यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको सुपरवाइज कर सकता है। क्लियर है आपको? ऐसा नहीं है कि कंट्री जो है कहेगी नहीं, उसका मन हुआ तो वो दिखाएगी, नहीं तो नहीं दिखाएगी, ऐसा नहीं है। इसके पास लीगल राइट है, ये देख सकती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा फाइनेंसिंग टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स है वो काफी यहाँ पर कम हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जब भी हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट से तो उसको हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज को, ठीक है, इस चीज को भी दूर करने के लिए जो आईएमएफ है यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। 1999 जो हमारा 1990 में जो हमारी इकोनॉमी है उसमें भी ये जो है सिचुएशन आई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे काफी एडवर्स इफेक्ट पड़ा था, जिसको दूर करने के लिए यहाँ पर आईएमएफ ने यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आता है उसको भी दूर करने में आईएमएफ जो है हेल्प करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर कॉम्बैटिंग पॉवर्टी इन लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। अब देखो जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं जहां पर जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा यहाँ पर कम होती है, तो उसको ठीक करने के लिए, मतलब वहां पर गरीबी भी बहुत ज्यादा होती है, तो जो आईएमएफ है यहाँ पर गरीबी को दूर करने में, उसके साथ लड़ने में हेल्प करता है हमारे लो इनकम कंट्रीज की। अब कैसे हेल्प करेगा, तो ये जो आईएमएफ है हमारा ये लोन बांटता है, जो हमारे गरीब देश हैं उनको यहाँ पर लोन बांटता है, और लोन भी कैसे बांटता है, कंसेशनल रेट पे, ठीक है। कंसेशनल का मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे, या तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा कम होता है जिसकी हेल्प से, ठीक है, जिसकी हेल्प से जो हमारे कंट्रीज होते हैं वो आसानी से उस लोन की रीपेमेंट भी कर पाते हैं। तो पॉवर्टी को हटाने में कैसे हेल्प करेगा, यहाँ पर कंसेशनल रेट पर, इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेगा हमारे पुअर कंट्रीज को, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, क्योंकि जो आईएमएफ है ना वो कोई बैंक नहीं, ठीक है, कोई सिंगल, यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आईएमएफ है ना ये बैंक बिल्कुल भी नहीं है, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह होता है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, बहुत सारे लोग आपस में मिलकर एक सोसाइटी बना लेते हैं और वो सोसाइटी जो है उन सभी मेंबर्स के लिए काम करती है, बेनिफिट के लिए काम करती है। तो जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह है, कोई इसको बैंक नहीं है। क्लियर है? तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसीलिए, ठीक है, ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है पुअर कंट्रीज को, तो ये क्या करता है, यहाँ पर कोलैबोरेट करता है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा वर्ल्ड बैंक है और जो अदर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जो कि इस फील्ड में काम करती है, उनके साथ मिलकर इस काम को जो है परफॉर्म करता है। क्लियर है आपको? तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो वर्ल्ड बैंक भी आगे हम पढ़ेंगे, ये भी एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा
पॉइंट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर IMF रेजेस एक्सटर्नल फाइनेंस डोनर सपोर्ट फॉर सच नेशन एंड पार्टिसिपेट इन 2 इंटरनेशनल डेट रिलीफ इनिशिएटिव। ठीक है, तो यही जो पॉवर्टी को खत्म करने के लिए यहाँ पर जो लोन वगैरह बांटता है, तो इसके लिए 2 इनिशिएटिव होता है जिसमें IMF जो है पार्टिसिपेट करता है। तो इनके ऊपर MCQ बनेगा ही। तो पहला इनिशिएटिव देखो क्या है, इनिशिएटिव का मतलब स्कीम जिसके तहत यहाँ पर जो है लोन बांटा जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड की जाती है। पहली देखो इनिशिएटिव देखो यहाँ पर क्या है, हैवली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज। ठीक है, इस स्कीम के अंडर जो IMF है ये कोशिश करता है कि जो ऐसे कंट्रीज जिसके ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा डेट है कि वो उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इसको मैनेज कर पाए, तो यहाँ पर जो IMF है इस लोन इस स्कीम के इनिशिएटिव के अंडर उन कंट्रीज को यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने डेट को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। क्लियर है। दूसरा इनिशिएटिव देखो क्या है हमारा यहाँ पर, मल्टीलैटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव देखो क्या होता है, सिंपली इस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग जब IMF यहाँ पर लोन बांटता है यानी कि लोन देता है, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता कंट्रीज के बीच में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई डेवलप कंट्रीज है उसको यहाँ पर लोन जल्दी दे देगा, ठीक है, और कोई लो इनकम कंट्रीज है बहुत ज्यादा पुअर है तो उसको लोन नहीं देगा, ऐसा नहीं है। इस इनिशिएटिव के अंडर IMF देखेगा जिसको जरूरत है, जो कि यहाँ पर एलिजिबल है लोन लेने के लिए, उसकी कंडीशन ऐसी है, तो उसको लोन प्रोवाइड किया ही जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पर IMF पार्टिसिपेट करता है जब भी वो यहाँ पर पॉवर्टी को जो है रिमूव करता है लो इनकम कंट्रीज में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी भी तरह का यहाँ पर आपको डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है, मोबिलाइजिंग एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। ठीक है, अब देखो जो IMF है ये खुद तो पैसा देता है, मतलब खुद तो लोन देता है, साथ के साथ जो हमारे दूसरे फाइनेंसिंग के सोर्स है यानी कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री में, ठीक है, उसको भी यहाँ पर हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है, तो यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर IMF है ये जो हमारी कंट्रीज है, जो मेंबर कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज है, उनके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, और वो पॉलिसीज को जो है उसके साथ मैच भी करता है, जो हमारी कंट्री है उनकी पॉलिसीज के साथ मैच भी करता है। तो IMF के पास सारा डाटा होता है कि कंपनी की जो हमारी कंट्री है उसकी क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ठीक है, वो कितना लिबरल है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है इनके पास होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन किसे प्रोवाइड कर देते हैं, हमारे जो इन्वेस्टर है, ठीक है, जो कि दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने में जो है इंटरेस्टेड होते हैं। तो जैसे ही उनको डाटा मिल जाता है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो आसानी से डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कंट्री अच्छी होती है तो आसानी से इन्वेस्टमेंट की जाती है जिससे उन्हें फंड्स मिल जाते हैं और उनकी कंट्री की यहाँ पर ग्रोथ होती है। नेक्स्ट एक होगा स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अब मॉनेटरी सिस्टम आप लोगों को पता है जिस सिस्टम की हेल्प से कोई भी कंट्री जो है वो अपने देश में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है। मनी कम करना है, ज़्यादा करना है, ठीक है, पब्लिक के पास से मनी अपने पास रखना है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, ऐसे ही जो है हमारा इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है मॉनेटरी सिस्टम होना चाहिए और ये होता है। कौन इसको मजबूत बनाना किसका काम है, IMF का। ठीक है, ये क्या करती है, जो अदर हमारी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मॉनेटरी सिस्टम के लिए यहाँ पर काम करती है, इंटरनेशनल बॉडीज है, उनके साथ मिलकर यहाँ पर स्टैंडर्ड्स फिक्स करती हैं कि हमें जब भी यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी ले आनी है, सिस्टम ले आनी है, तो इस तरीके से ले आनी है, ये एक्सचेंज रेट रखने हैं, ठीक है, ऐसे काम करना है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे रखे जाते हैं जिसको हर कंट्री को यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सारी कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन होता है और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है वो मजबूत बनता है, स्ट्रेंथनिंग होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर इंक्रीजिंग द ग्लोबल सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स। सबसे पहले इंटरनेशनल रिजर्व्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इंटरनेशनल रिजर्व। तो आप लोग को पता है कि कोई भी कंट्री हो, जैसे इंडिया ही कंट्री है, उनको फॉरेक्स रिजर्व अपने पास संभाल के रखना पड़ता है। फॉरेक्स रिजर्व जैसे कि फॉरेन करेंसी हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, सभी को अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है ताकि जब भी उनके ऊपर कुछ भी क्राइसिस आए, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो उनके पास यहाँ पर पैसे हों। क्लियर है। तो जो हमारा यहाँ पर IMF है ना, वो ये जो हमारा इंटरनेशनल रिजर्व्स होता है इसकी लिक्विडिटी को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी कि सप्लाई करता है। जैसे देखो डॉलर लिमिटेड है, गोल्ड लिमिटेड है ना, तो अगर यहाँ पर हमें इंक्रीज करना है, मतलब ये जो हमारे इंटरनेशनल रिजर्व है इनकी सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो इसके लिए IMF ने एक कदम उठाया, उन्होंने एक नई यहाँ पर एसेट, रिजर्व एसेट इशू की, जिसको हम STR कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि USD पहले ही था, USD पहले ही था, उसके बाद यहाँ पर गोल्ड भी लिमिटेड है, ये सारे क्या है लिमिटेड है, इनकी शॉर्टेज हो सकती है। तो ये जो फॉरेक्स और जो कंट्रीज है उनके लिए फॉरेक्स रिजर्व्स को संभाल के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर IMF ने क्या किया, एक नया एक रिजर्व एसेट जो है यहाँ पर इशू किया, जिसको हम शॉर्ट में STR कहते हैं। ठीक है,
अब ये क्या करता है, जब कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज इसको भी अपने फॉरेक्स रिजर्व में एज अ एसेट्स की तरीके रख सकती है। जैसे यहाँ पर इंडिया यूएसडी को रखती है ना, वैसे ही जो एसटीआर है उसको भी अपने पास रख सकती है। और जब कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा ना, कोई लोन की रीपेमेंट करनी है, तो उसकी जगह पर ये एसटीआर को भी यूज कर सकते हैं। इसे भी हम करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है वो यहाँ पर फॉलो करनी पड़ती है। क्लियर है? तो फॉरेक्स यहाँ पर इंटरनेशनल रिजर्व को कैसे इंक्रीज किया, यहाँ पर एक नई यहाँ पर एसेट को क्रिएट किया जिसको हम एसटीआर कहते हैं, जिसका पूरा नाम क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में। इसको हम आगे जाके और डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ यहीं पे यही समझना है कि एक एसेट है जो कि जो हमारी कंट्रीज हैं वो अपने फॉरेक्स रिजर्व में रख सकती हैं और इसको जरूरत पड़ने पे एक करेंसी के तरीके से यूज कर सकती हैं। क्लियर है आपको? तो आपको डेट्स भी याद रखनी है, ठीक है, पहले पूरा नाम फिर डेट्स कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1969 में। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ठीक है, बिल्डिंग कैपेसिटी थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब देखो हमने बात की कि आईएमएफ जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस तो प्रोवाइड करता है, लोन वगैरह तो देता ही है, साथ के साथ जो और भी असिस्टेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह बनाता है ना, तो ऐसे ही जो टेक्निकल असिस्टेंस होती है, ट्रेनिंग होती है, वो भी प्रोवाइड करता है। टेक्निकल असिस्टेंस का मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कंट्रीज को बताता है कि आप इस टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज कर सकते हो, इस मैनर में यूज करोगे तो आपको कॉस्ट यहाँ पर कम पड़ेगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। ठीक है, साथ के साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। जो वहाँ के इंप्लॉयज हैं किसी कंट्री में, जो पब्लिक है जो इस टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं जानते, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है ताकि उस टेक्नोलॉजी का अच्छे तरीके से यूज कर पाए और कंट्री के यहाँ पर ग्रोथ हो। नेक्स्ट देखो क्या है, डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च। तो इसका क्या होता है, देखो जो हमारा आईएमएफ है वो समय समय में जो हमारी कंट्रीज होती है उनके सर्वेस करता रहता है कि अभी कंट्री की क्या हालत है, ठीक है, क्या उसके इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, कितना उनके पास रिजर्व्स पड़ा है, ये सब सर्वेस वगैरह जो है करता रहता है। और इन सर्वेस को वो जो है रिपोर्ट्स के फॉर्म में जो है वो पब्लिश करता रहता है ताकि हर देश को, हर दूसरे देश के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है पता लगे, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगे। क्लियर है? तो डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और रिसर्च का मतलब कि आईएमएफ रिसर्च करता है और जो रिजल्ट उसको मिलते हैं उसको पब्लिश यहाँ पर करता है। क्लियर है? तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे किसके, आईएमएफ के। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट से यहाँ पर मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम इंडिया के रिलेशन देखेंगे आईएमएफ के साथ। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से बता दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारा इंडियन इकोनॉमिक रिलेशन विद आईएमएफ। ठीक है, तो सबसे पहले चीज हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पर किसका मेंबर है, हमारा आईएमएफ का। मतलब कि ऑलरेडी इंडिया जो है मेंबर है, पर यहाँ पे एक लिखा है इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएमएफ। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रही होती है, ठीक है, तो जब हम उसमें उसी वक्त रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यानी कि उसी टाइम उसका मेंबर बन जाते हैं, तो हम कहलाते हैं फाउंडिंग मेंबर। तो यहाँ पर जो आईएमएफ जब काम करना शुरू किया था तो हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर उसके मेंबर बन गए। तो इसीलिए जो इंडिया है वो एक फाउंडिंग मेंबर है किसका, आईएमएफ का। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट देखो, फाइनेंस मिनिस्टर इज अ एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द आईएमएफ। ठीक है, तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो यहाँ पर जो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं आईएमएफ के, उसके एक्स ऑफिशियो गवर्नर होते हैं। अब ये क्या होता है, इसको सबसे पहले यहाँ पर गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द आईएमएफ, इसको समझते हैं तब आपको क्लियर होगा। देखो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईएफएम क्या होता है, ये सबसे टॉप पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। मतलब कि जो आईएमएफ है वो कैसे काम करेगा, वो क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएगा, किस कंट्री को यहाँ पर लोन दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं आईएमएफ से रिलेटेड वो लेती है हमारी बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द आईएमएफ। क्लियर आपको? बोर्ड ऑफ गवर्नर का मतलब कि इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग यही करती है, ये हाईएस्ट टॉप अथॉरिटी है जो कि आईएमएफ से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करती है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो, अब जो कंट्री है जो हमारा इंडिया है वो भी तो मेंबर है ना, इसका आईएमएफ का मेंबर है, इसका भी यहाँ पर हक बनता है कि वो जो है यहाँ पर आईएमएफ में जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर सके। तो यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं ना, इसमें जो हमारे यहाँ पर कंट्रीज होते हैं, ठीक है, उन्हीं के जो मेंबर्स होते हैं, एक दो मेंबर यहाँ पर हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो है अपॉइंट किया जाते हैं। सिंपली देखो, एक यहाँ पर हमारा गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जो हमारा पहला
किसी भी कंट्री से 2 मेंबर्स यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। एक हमारा गवर्नर होता है जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, दूसरा एक अल्टरनेट गवर्नर, उसके साथ एक और अल्टरनेट गवर्नर भी यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है इसमें हर कंट्री के मेनली 2 मेंबर जो है पार्टिसिपेट करते हैं, एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर। ठीक है, तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो क्या है यहाँ पर एक्स ऑफिशियो गवर्नर होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, इन 1970s India was the one of the 5 countries with the highest IMF quotas. As a result, India was given a permanent seat on the executive board of director. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीनिंग समझना है, उसके बाद हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि इंडिया से इसका क्या रिलेशन है। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? देखो, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द आईएमएफ था, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग थी, इसने यहाँ पर डिसीजन लेने हैं। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये जो हमारी आईएमएफ है उसके वो पर्सन होते हैं जो कि आईएमएफ के जो डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं ना उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी के डायरेक्टर होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कंपनी कैसे काम करेगी, जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, इंटरनल रेगुलेशंस होती है, वो हमारे क्या करते हैं, डायरेक्टर करते हैं। ऐसे ही जो आईएमएफ है, जब पॉलिसीज वगैरह बन जाती है, जब काम करना स्टार्ट करती है, तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो डिसाइड करता है कि अब ये जो पॉलिसीज है उसे हमें कैसे इंप्लीमेंट करना, हमें कैसे यहाँ पर काम करना है, कैसे यहाँ पर कंट्रोलिंग करनी है। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पर पता लग गया होगा। उसके बाद देखो, यहाँ पर बोला गया था कि 1970 में जो इंडिया था वो यहाँ पर 5 मतलब कि हाईएस्ट 5 में से एक देश था जो कि यहाँ पर हाईएस्ट उसके पास कोटास थी। ठीक है, इसीलिए उसको जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है शामिल कर लिया गया। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जो हमारा आईएमएफ है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंट्रीज ही होते हैं। तो यहाँ पर इंडिया ने 1970 में यहाँ पर एंट्री की थी। क्यों की थी? क्योंकि ये जो है इसके पास ये 5 कंट्री में आ गया जिसके पास हाईएस्ट वोटिंग राइट्स थे। कोटास का मतलब यहाँ पे देखो क्या होता है, जब भी कोई फैसला होता है ना, जब भी आईएमएफ को यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए तो हर कंट्री के पास एक कोटा होता है। कोटा का मतलब कि जैसे 100%, जैसे मान लो यहाँ पर 100% यहाँ पर जो है वोटिंग शेयर्स है। ठीक है, वो हम वोट कर सकते हैं। तो इसमें से देखो हर कंट्री को ना एक परसेंटेज दी होती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हर एक कंट्री तो उसको एक वोटिंग राइट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कंट्री कैसी है, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, उसकी जीडीपी कितनी है ना, उसके जो इकॉनमी है वो उसमें चेंज वेरिएबिलिटी कितनी है, मतलब कि उसमें कितने अच्छे से इकॉनमी को जो है मैनेज किया जाता है, उसके बेस पर हर कंट्री को जो है यहाँ पर एक कोटा दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका कोटा कितना है, 2.76%, यानी कि 100% में से 2.6% वोटिंग राइट्स किसके पास है, इंडिया के पास है। अब ये किस चीज पे डिसाइड हुआ, इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया की जीडीपी पे, इंडिया की जो पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसके बेस पे। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा यूएस है, ठीक है, जो यूएस है वो सबसे बड़ी हमारी जो है यहाँ पर कंट्री है। ठीक है, तो उसको जो वोटिंग राइट्स है ऑब्वियसली बात है ज्यादा है, तो उसको कुछ हमारा 16% के अराउंड का उसके पास जो है वोटिंग राइट्स यहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो जैसी कंट्री होती है उसके बेस पर यहाँ पर जो है कोटास जो है प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पर कंट्रीज को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब 1970 में टॉप की जो 5 कंट्रीज थी कोटास के हिसाब से, उसमें इंडिया भी आ गया था, इसलिए इसको जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एंट्री मिल गई थी। उसके बाद देखो यहाँ पर 1917-80 में जो इंडिया था वो यहाँ पर मेजर था जो कि आईएमएफ से लोन लेता था। यहाँ पे लिखा है बैंक, वन ऑफ द बैंक्स मेजर डेटर का मतलब होता है जो लोन लेता है। तो 1970 और 80 में जो इंडिया है बहुत ज्यादा यहाँ पर उसने लोन लिया था आईएमएफ से, पर 2000 आते आते जो इंडिया ने वो सभी लोन को यहाँ पर वापस कर दिया। आज के समय में जो इंडिया है वो कॉन्ट्रीब्यूटर है, यानी कि अपने लोन को पे ऑफ करने के बाद भी अब यहाँ पर वो पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करता है आईएमएफ में। क्योंकि देखो आईएमएफ जो है हमारा, उसके पास फंड्स कहाँ से आते हैं, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं ना वही उसको जो है फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं, वही उसको पैसा यहाँ पर देते हैं। क्लियर है आपको? तो इंडिया भी अब बन चुका है जो कि यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है आईएमएफ में। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर ड्यूरिंग द 2008 में आप लोगों को पता है कि ग्लोबल क्राइसिस आया था, उसमें इंडिया को इस क्राइसिस से बचाने के लिए कम से कम 4.5 बिलियन जो है यहाँ पर एसडीआर दिए गए थे आईएमएफ की तरफ से। तो एसडीआर का मैंने आपको बता दिया था कि एक एसेट होता है जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व में अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्राइसिस आया था, जैसे मैंने आपको बताया, आईएमएफ का काम क्या है, अपने मेंबर्स को जब मुसीबत के समय हेल्प करना, जब भी मुसीबत उनके ऊपर आए तो उनको यहाँ पर जो है हेल्प करना। तो आईएमएफ ने इंडिया को जो है 2008 के ग्लोबल क्राइसिस में जो है 4.5 बिलियन का जो है एसडीआर दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर इस समय अगर हम इंडिया की बात करें करंट में, तो जो आईएफएम कोटा है, आईएफएम कोटा का मतलब कि उसके पास कितने यहाँ पर एसडीआर का उसके इंडिया का हक है, जो टोटल एसडीआर है यहाँ पर आईएमएफ के, वो है हमारा यहाँ पर
13,114 मिलियन, ठीक है। तो 13,114 मिलियन जो SDR है उन पे इंडिया का यहाँ पर जो है हक है, इंडिया का यहाँ पर कोटा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 2.7% उसके पास क्या है, यहाँ पर वोटिंग राइट्स है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए किसके साथ, इंडिया और IMF के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब हम डिटेल में देखेंगे कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स बेसिकली होते क्या हैं, SDR बेसिकली होते क्या हैं। तो पहली चीज पता है कि आपको कि SDR ले आया गया था क्यों, क्योंकि US डॉलर और गोल्ड जो है वो कम हो रहे थे, ठीक है। ये एक टाइम आया था, पहले US डॉलर थे, गोल्ड भी था, पर एक टाइम आया था जब इनकी शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर कम हो गई थी। लिक्विडिटी मतलब कि जो मनी की सप्लाई है वो यहाँ पर कम हो गई थी। तो इसी को दूर करने के लिए यहाँ पर SDR का जो कॉन्सेप्ट है वो ले आया गया था 1969 में। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर देखो जो हमारा SDR है, मैंने आपको बताया कि हम अपने फॉरेन रिजर्व में संभाल के रखते हैं, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है XTR, जैसे कि हमारा रुपये का INR होता है, डॉलर का USD होता है। तो हमारा जो यहाँ पर SDR है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, XTR। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर MCQ बन सकता है, तो वो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एलोकेट स्पेशल ड्राइंग राइट्स टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो ये जो SDR होते हैं ना, जो IMF है वो यहाँ पर कोटा के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज को जो है SDR प्रोवाइड कर रहा है, जिसका जितना ज्यादा कोटा उतना ज्यादा उसको SDR जो है वो दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट होल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनको IMF यहाँ पर SDR प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर देखो ड्यूरिंग द 2009 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस लिक्विडिटी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम मोर देन 180 बिलियन XTR वाज एलोकेटेड, ठीक है। अब 2009 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, अभी तो हमने इंडिया की बात की थी, उसके बाद देखो यहाँ पर 180 बिलियन XTR जो है एलोकेट किए गए थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को, ताकि उनके पास फंड्स की कमी ना हो और वो जो है यहाँ पर ग्रोथ कर पाए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ तक हमने डिटेल में यहाँ पर स्टडी कर लिया कि IMF है क्या, कैसे बना था, ठीक है, और उसके क्या क्या यहाँ पर फंक्शन है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे रिलेटेड है किसके साथ, IMF के साथ। तो फटाफट से यहाँ पर चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से यहाँ पे चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। पहली स्टेटमेंट देखो यहाँ पर, IMF वाज एस्टैब्लिश्ड अलोंग विद द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। जो हमारा IMF था वो वर्ल्ड बैंक के साथ में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि जिस कॉन्फ्रेंस में IMF बनाया था वहां पर वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पर बनाया था, जिसको हम कल के लेक्चर में यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आपने वो लेक्चर भी यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। उसके बाद IMF इज द रिजल्ट ऑफ द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो IMF जो है वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में जो है बना था। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। जो हमने आगे यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की थी ना, ठीक है, उसको हम जनरली ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेटन वुड नामक जगह पर ये जो है कॉन्फ्रेंस बिठाई गई थी। नेक्स्ट देखो क्या है, IMF इस्टेब्लिश फॉर द वेलफेयर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ओनली, ठीक है। यानी कि जो IMF बनाया गया था उसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर उनको बेनिफिट पहुंचाना। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है। क्या है हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका मेन पर्पस था जिनको फंड्स की ज्यादा जरूरत है, जो पुअर कंट्रीज है उनको यहाँ पर लोन वगैरह प्रोवाइड करना। नेक्स्ट देखो क्या है, करंटली 190 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द IMF। करंटली जो है यहाँ पर 190 मेंबर्स है हमारे IMF के। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब कौन से स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी, IMF इज इस्टैब्लिश फॉर वेलफेयर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ओनली। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द IMF। इसमें से कौन सा हमारा IMF के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं उसके मेंबर होते हैं। क्या वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, क्या वो गवर्नर ऑफ RBI हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर है, या फिर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोर्ड ऑफ गवर्नर का मीनिंग समझा था कि जो IMF की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है IMF से रिलेटेड, ठीक है, वही हमारे गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं IMF के, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा देखो क्या होगा,
ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, गवर्नर होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईएमएफ, इसमें से कौन सी चीज ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा आईएमएफ का। पहला देखो क्या है, टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो देश हैं आपस में, उनमें जो मॉनेटरी कॉर्पोरेशन उनको बढ़ावा देना, इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा देना। तो ये तो स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे ट्रू है, इंटरनेशनल ट्रेड को भी इंश्योर करना, बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड को इंश्योर करना, उनको बढ़ावा देना, ये भी हमारी स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखो क्या है, टू प्रोवाइड लोन टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर लोन देना, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट जो है हमारे यहाँ पर क्या है, गलत है। क्लियर है आपको, क्योंकि देखो जो हमारा आईएमएफ है वो कंट्रीज को देता है, जो फंड्स वगैरह है वो यहाँ पर कंट्रीज को देता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव है ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता आईएमएफ का। टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है आईएमएफ का, कि एक्सचेंज रेट जो है सही रहे, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए, जिसकी वजह से मॉनेटरी कॉर्पोरेशन जो है वो बना रहे। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है, टू प्रोवाइड लोन टू प्राइवेट सेक्टर इज अ, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है आईएमएफ का। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, 29 कंट्रीज साइंड एन आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट एट द, जो हमारे 29 कंट्रीज थी उन्होंने आईएमएफ को बनाने के लिए यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट जो है साइन किया था। वो कहाँ पे साइन किया था, तो यहाँ पर सिंपली कहने का कौन सी कॉन्फ्रेंस में साइन किया था, तो यहाँ पर देखो यूनाइटेड नेशंस मनी एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस, या फिर यूनाइटेड कंट्री मॉनेटरी एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या फिर यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंस, या फिर हमारे यहाँ पर यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसमें से कौन सी हमारी जो है कॉन्फ्रेंस है जहां पर आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट जो है साइन किया गया था। क्लियर, फटाफट से बता दीजिए मुझे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं इन जर्नल। क्लियर है, तो इसी कॉन्फ्रेंस में जो है हमारा आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया था और आईएमएफ जो है वो बना था। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट इंडियाज करंट आईएमएफ कोटा, जो अभी इंडिया की करंट आईएमएफ कोटा है वो यहाँ पर कितनी है, तो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि अभी करंट में आईएमएफ कोटा यहाँ पर कितना है। 5.6%, 4.6%, 3.6% या फिर हमारे 2.76। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए कि इस वक्त इंडिया का आईएमएफ कोटा कितना है। बिल्कुल सही, जो हमारा ऑप्शन डी है 2.76%, ये हमारा करेक्ट आंसर है। जब भी कोई मीटिंग वगैरह होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, तो इंडिया के पास 2.76% जो है यहाँ पर वोटिंग राइट्स अवेलेबल होते हैं। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा मैं आपसे पूछूं कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था सबसे ज्यादा, ठीक है, आईएमएफ में सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स किसके पास अवेलेबल है, यानी कि आईएफएम जो कोटा है हमारा आईएमएफ कोटा, उसके जो ज्यादा वोटिंग शेयर्स हैं, यानी कि वो किसके पास, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके पास ज्यादा आईएमएफ कोटा है। फटाफट से इसका आंसर बता दिए मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कौन सी कंट्री के पास सबसे ज्यादा कोटा है। बिल्कुल सही, जो अमेरिका है उसके पास सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है यूएस कोटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर ओवर होता है। कल के लेक्चर में जो हमारे बाकी के दो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जैसे WTO और हमारा यहाँ पर वर्ल्ड बैंक, उसके बारे में हम जो है यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो वो लेक्चर आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है।